जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक ऐसा नाम जो विज्ञान की सबसे बड़ी कामयाबी और शायद सबसे गहरे खौफ दोनों से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने एक ऐसी ताकत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया जो दुनिया को बचा भी सकती थी और हाँ, मिटा भी सकती थी। चलिए, इस असाधारण और उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 16 जुलाई 1945 की सुबह से। जगह है न्यू मैक्सिको का वीरान रेगिस्तान। हवा में एक अजीब सा तनाव है क्योंकि यहाँ पर इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जुआ खेला जाने वाला था। दुनिया का पहला परमाणु धमाका। इसका कोड नेम था ट्रिनिटी। और जैसे ही उस आग के गोले ने आसमान को चीर दिया, इस प्रोजेक्ट के लीडर ओपेनहाइमर के दिमाग में साइंस नहीं बल्कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ गूंज रहा था। भगवद गीता का एक श्लोक, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। बस यही वो पल था जिसने उनकी सबसे बड़ी जीत को उनके सबसे बड़े बोझ में बदल दिया। इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, करीब 15 से 20 हजार टन टीएनटी के बराबर। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था, और ये सब बस एक पल में सामने आ गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे बनाने वाले साइंटिस्ट्स को भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या बना दिया है। धमाका उनकी उम्मीद से 50 गुना ज्यादा, जी हां, 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उस पल हकीकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक साबित हुई। धमाके के बाद का मंजर तो कयामत जैसा था। जरा सोचिए, एक मजबूत स्टील का टावर पलक झपकते ही भाप बन गया। झटके इतने जोरदार थे कि 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। आग और धूल का एक बहुत बड़ा बादल कोई 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में छा गया, और जमीन पर रेगिस्तान की रेत पिघलकर एक अजीब से हरे रंग के शीशे में बदल गई, जिसे बाद में नाम दिया गया ट्रिनिटाइट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स था कौन जिसके दिमाग ने इस तबाही को जन्म दिया। इस पेचीदा और जबरदस्त ज़हीन इंसान को समझने के लिए चलिए उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ओपेनहाइमर की काबिलियत बचपन से ही कुछ अलग थी। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेलकूद रहे होते हैं, 10 साल की ओपेनहाइमर हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और तो और सिर्फ 12 साल की उम्र में वो माहिर लोगों के क्लब में लेक्चर दे रहे थे। हार्वर्ड से अपनी डिग्री सिर्फ 3 साल में पूरी कर ली, और 23 की उम्र तक तो उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लग चुका था। पर ये असाधारण दिमाग अक्सर अकेलापन महसूस करता था। ओपेनहाइमर गहरे डिप्रेशन से जूझते थे, और उनके करीबी दोस्त उनकी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से परेशान रहते थे। उन्होंने एक बार अपने भाई से कहा था, और ये बात शायद सब कुछ बयां कर देती है, मुझे दोस्तों से ज्यादा फिजिक्स की जरूरत है। लेकिन उनकी ज्ञान की भूख से विज्ञान तक ही नहीं थी। वो संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे और भगवद गीता को उसके असली रूप में पढ़ते थे। वो इसे अपनी जिंदगी की सबसे असरदार किताबों में से एक मानते थे। उन्हें क्या पता था कि यही किताब एक दिन उनकी सबसे बड़ी रचना की पहचान बन जाएगी। तो सवाल ये है कि एक थियरी पर काम करने वाला फिजिक्स का प्रोफेसर दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाने के लिए आखिर तैयार कैसे हो गया? इसका जवाब उस दौर के बिगड़ते हुए हालात में छिपा था। अगस्त 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो ज़िलार्ड ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में एक बहुत बड़ी और भयानक चेतावनी थी कि नाजी जर्मनी एक परमाणु बम बनाने के बहुत करीब हो सकता है, और अगर वो पहले कामयाब हो गए तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। जो चीज कल तक एक वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी, वो 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुए हमले के साथ ही रातों रात बदल गई। अमेरिका अब वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुका था, और एटम बम बनाना अब कोई साइंटिफिक मिशन नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी फौजी मिशन बन गया था। और यहीं से जन्म हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे खुफिया वैज्ञानिक मिशन, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, एटम बम बनाना। इस प्रोजेक्ट के सामने पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी यूरेनियम की पहेली। देखिए, कुदरत में मिलने वाले यूरेनियम में ज्यादातर तो U-238 होता है, जो बम के लिए बेकार है। असली काम की चीज थी U-235, जो 1% से भी कम होता है। अब समझिए, जैसे गेहूं के ढेर में से कंकड़ चुनना हो, इन दोनों को अलग करना ही सबसे बड़ा और मुश्किल काम था। इस प्रोजेक्ट का पैमाना तो सोच से भी परे था। इस पर उस जमाने में $2.2 बिलियन खर्च हुए थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम $24 बिलियन से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि अमेरिका इस रेस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। प्रोजेक्ट के मिलिट्री हेड कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्टों से हमदर्दी रखने का शक था,
इसके बावजूद ग्रोव्स ने उन्हें लॉस अलामोस की सीक्रेट लैब, जिसे प्रोजेक्ट वाई कहते थे, उसका डायरेक्टर बना दिया। ग्रोव्स को यकीन था कि इस आदमी के बिना यह मिशन कामयाब नहीं हो सकता। लॉस एलमोस में टीम एक साथ 2 अलग-अलग तरह के बम डिजाइन्स पर काम कर रही थी। पहला था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम 235 से बना एक गन टाइप डिजाइन था, और दूसरा था फैट मैन, जो प्लूटोनियम और एक ज्यादा मुश्किल इम्प्लोजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ट्रिनिटी का कामयाब टेस्ट एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत थी। इसने एटॉमिक एज यानी परमाणु युग का दरवाजा खोल दिया, लेकिन इसी दरवाजे के उस पार ओपेनहाइमर के लिए एक गहरे जाति और नैतिक संघर्ष की शुरुआत इंतजार कर रही थी। ट्रिनिटी टेस्ट के ठीक 1 महीने के अंदर ही ये थ्योरी एक भयानक हकीकत में बदल गई। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया, और इसके सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैट मैन ने नागासाकी पर कहर बरपाया। यह सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद ओपेनहाइमर का पहला रिएक्शन कथित तौर पर खुशी का था। उन्होंने इसे एक लंबे और जालिम युद्ध को खत्म करने वाली जरूरी बुराई माना। आखिरकार उनका मिशन जो पूरा हो गया था। लेकिन ये जीत का एहसास ज्यादा देर नहीं टिक सका। अपनी ही बनाई चीज की भयावहता ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। सिर्फ 2 महीने बाद वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन के सामने बैठे थे और उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि मेरे हाथों पर खून लगा है। कहते हैं कि ट्रूमैन इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने ओपेनहाइमर को अपने ऑफिस से लगभग निकाल ही दिया था। जंग के बाद ओपेनहाइमर एक बदले हुए इंसान थे। जिस हथियार को उन्होंने बनाया था, अब वो उसी पर लगाम लगाने की वकालत करने लगे। उन्होंने हाइड्रोजन बम जैसे और भी खतरनाक हथियारों का जोरदार विरोध किया, लेकिन अपनी इस नई आवाज की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके सियासी विचारों की वजह से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई और उन्हें सरेआम जलील किया गया। 1965 में 62 साल की उम्र में ये महान लेकिन विवादित वैज्ञानिक गले के कैंसर से जिंदगी की जंग हार गया। और यहीं आकर हम उस सवाल पर रुक जाते हैं जो आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है। ओपेनहाइमर की ये रचना आखिर थी क्या? एक जरूरी बुराई जिसने एक भयानक वर्ल्ड वॉर को खत्म किया, या फिर एक दर्दनाक गलती जिसने दुनिया को एक नए और कभी ना खत्म होने वाले डर के हवाले कर दिया? इसका जवाब शायद हमेशा बहस का मुद्दा ही रहेगा।